तो दोस्तों मैं जयेश भावसार एक बार फिर आपके साथ इस नए वीडियो में जुड़ गया हूँ और साथ ही साथ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 10वीं के मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 को, जिसका नाम क्या है, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या को जानने से पहले सबसे पहले हम लोग जाने की संख्याएं होती क्या है, साथ ही साथ संख्याओं के कितने प्रकार होते हैं और एक प्रकार को जानेंगे, समझेंगे और इसके बाद स्टार्ट करेंगे हमारा वास्तविक संख्या। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन अब तक अगर वीडियो हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना नहीं भूलना है, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वास्तविक संख्या में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमको जानना होगा कि संख्या होती क्या है और संख्या कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं संख्या के प्रकार की। संख्या के प्रकार होते कितने हैं और संख्या के प्रकार होते कौन कौन से हैं, और इसके बाद हम जानेंगे एक एक प्रकार को और समझेंगे एक एक प्रकार को। और मेरी ये गारंटी है इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग से ये संख्या वाला वहम है ना निकलने वाला है। तो दोस्तों आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसा कि आपके सामने लिखे हुए कुछ संख्या के प्रकार है। पहला प्रकार है प्राकृत संख्या, कि अब हम नाम पहले डिस्कस करते हैं। पहला है प्राकृत संख्या, दूसरा है पूर्ण संख्या, तीसरा है पूर्णांक संख्या, चौथा है परिमेय संख्या, पांचवा है अपरिमेय संख्या, छठवा है सम संख्या, सातवा है विषम संख्या, आठवां है भाज्य संख्या, नौवा है अभाज्य संख्या, 10वां है सहभाज्य संख्या। और यहाँ पर दो जो है ये दशमलव प्रसार है। दो प्रकार के दशमलव प्रसार होते हैं, एक होता है शांत दशमलव प्रसार, एक होता है अशांत दशमलव प्रसार। तो इनको भी हम लोग देखने वाले हैं। अब दोस्तों इन संख्याओं में क्या है कि कुछ संख्या आपको पता होगी लगभग, लेकिन बहुत सारी संख्या ऐसी जो आपको नहीं पता होगी। तो हम दोनों की संख्या को क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो के बाद इस वीडियो को बिना स्किप किए आपको देखते रहना है। चलिए दोस्तों सबसे पहले पहली संख्या पर जाते हैं और पहली संख्या को पढ़ते हैं, जिसका नाम है प्राकृत संख्या है। तो दोस्तों पहली संख्या की बात करते हैं, जिसका नाम है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। तो दोस्तों एक क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछता हूँ एक क्वेश्चन कि आपको गिनती आती है? तो आप सोचोगे ये कौन सा सवाल हो गया कि हमें गिनती आती है। बिल्कुल ऑफकोर्स हमें गिनती आती है। आप किसी से भी पूछिए ये सवाल, आपके आसपास कोई बैठा होगा तो जाकर अभी पूछिए कि आपको गिनती आती है, वो कहेगा हाँ हमको गिनती आती है। और अब मैं आपको कहूंगा कि आपको गिनती अगर आती है तो सुनाइए। और आपने सुनाया होगा, वेरी गुड। क्या सुनाया आपने? 1 2 3 4 5 6 7 और इसी प्रकार से आपने आगे गिनती सुनाई होगी। आपने किसी से पूछा क्या की गिनती सुनाई है? हाँ जी पूछा, उन्होंने भी क्या कहा? यही कहा। क्या कहा? 1 2 3 4 5 6 7 और इसी प्रकार से आगे उन्होंने बोला होगा। लेकिन दोस्तों आप इस गिनती पर, इस नंबर पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। क्या फोकस करना है, क्या ध्यान देना है? सभी ने जो भी गिनती हम किसी से पूछते हैं वो हमेशा शुरू कहां से करता है? 1 से। कहां से शुरू करता है? 1 से। कोई भी ऐसा नहीं बोलता है ना 0 1 2 3 4 5। कहां से शुरू करते? 1 से शुरू करते। कहां से शुरू करते? 1 से शुरू करते। तो जो संख्या कहां से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। जो संख्या 1 से शुरू होती है, मैंने क्या लिखा कि जो संख्या कहां से? 1 से शुरू होती है। कहां से? 1 से शुरू होती है। 1 से शुरू होती है वो संख्या क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। जो संख्या कहां से? 1 से शुरू हो रही है। शुरू कहां से हो रही? 1 से शुरू हो रही। अब एक के बाद बोलते चलो। तो जो संख्या 1 से शुरू होती है क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। अब एक क्वेश्चन इसमें उठ जाता है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखिए मैंने आपको बोला कि 7 से छोटा अपने पास 6, 6 से छोटा 5। मैंने कहा 5 से छोटा क्या है तो बोला आपने 4, 4 से छोटा क्या है 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1। अब मैंने पूछा 1 से छोटा, आप कहोगे 0, लेकिन यहाँ पर तो 0 है ही नहीं। तो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर क्या है? 1 है। प्राकृत संख्या में सबसे छोटा नंबर क्या होता है? 1 होता है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या, क्या बोला मैंने आपको? सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 होती है। और प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या भी क्या होती है? 1 होती है। आशा करता हूं प्राकृत संख्या समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं अगली संख्या की, जिसका नाम है पूर्ण संख्या। जिसका नाम है पूर्ण संख्या। अब दोस्तों मैंने गिनती लिखी, वही नंबर जो आपने दिया था 1 2 3
4 5 6 7, उसके बाद इसी प्रकार से आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या ये संख्या पूर्ण मिस क्या होता है? पूरा। पूर्ण मिस क्या होता है? पूरा। संख्या पूरी है क्या? नहीं है। क्या मिस लग रहा है इसमें? क्या है जो नहीं है? यहाँ पर क्या दिखाई नहीं दे रहा है आपको? सर हमको जीरो नहीं दिखाई दे रहा है। क्या नहीं दिखाई दे रहा है? जीरो नहीं दिखाई दे रहा है। जीरो नहीं दिखाई दे रहा है मतलब कि अब जैसे मैं जीरो लगाऊंगा संख्या क्या हो गई हमारी? पूरी हो गई। संख्या क्या होगी? पूरी होगी। संख्या क्या होगी? पूरी होगी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जो संख्या कहाँ से शुरू हो रही है? जीरो से शुरू हो रही है। जो संख्या कहाँ से शुरू होती है? जीरो से। जो संख्या जीरो से शुरू होती है, जीरो से शुरू होती है, जो संख्या जीरो से शुरू होती है क्या कहलाती है? आपकी पूर्ण संख्या। क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। इसमें भी एक क्वेश्चन बनता है, जब अभी दो नंबर पढ़े हम लोगों ने। पहला नंबर क्या? जो संख्या एक से शुरू होगी, जो एक से शुरू होगी प्राकृत संख्या, जो जीरो से शुरू होगी पूर्ण संख्या। जीरो से शुरू हो रही तो पूर्ण संख्या और एक से शुरू हो रही तो प्राकृत संख्या। वेरी गुड। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको फिर वही कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई करते। कौन सा वाला? 7 से छोटा 6, 6 से छोटा 5, 5 से छोटा 4, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, 0 से छोटा कुछ है क्या? पर नहीं है। यानी पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 0। पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 0। तो मैं क्या कहूंगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 होती है। तो दोस्तों अभी हमने 2 नंबर पढ़े। आइए तीसरे नंबर पर चलते हैं जिसका नाम है पूर्णांक संख्या। तो दोस्तों चलिए अगली संख्या पर बात करते हैं, जो संख्या का नाम है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को जानने के पहले एक मैं संख्या रेखा बनाता हूँ। संख्या रेखा, ये संख्या रेखा बना ली मैंने, एक संख्या रेखा। संख्या रेखा कोई बड़ी चीज नहीं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको केवल 2 सेकंड में यहाँ पर आने वाला है। एक संख्या रेखा बना ली मैंने। संख्या रेखा के दो मुंह बनाए, एक इस साइड बना दिया, एक इस साइड बना दिया, और बीच में क्या लिख दिया मैंने? 0। क्या लिख दिया? बीच में 0 लिख दिया। अब यहाँ पर 2 चीजें ध्यान देनी है। जब भी हम इस साइड बढ़ेंगे यानी कि इधर से इधर जाएंगे तब हमारी संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। क्या होगी? संख्या हमारी बढ़ेगी। वेरी गुड। लेकिन जब भी हम इस साइड से इस साइड आने वाले, इधर से इधर आने वाले, तब संख्या क्या होगी हमारी? कम होगी। वेरी गुड। इधर जाएंगे तो बढ़ेगी, इधर आएंगे तो कम होगी। अब देखिए जब बढ़ेगी, अब मैंने 0 के बाद से इधर तक मैं गिनती लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? नंबर 1 2 3 4 5 6 7, इसी प्रकार से आगे तक लिखूंगा। ठीक है। अब बढ़ेंगी तो कौन सा चिन्ह लगाएंगे हम लोग? प्लस वाला। ये प्लस का लगा दिया मैंने चिन्ह। प्लस का चिन्ह ऐसा होता है दोस्तों, अगर आप लगाओ तो भी प्लस माना जाता है, नहीं लगाओ तो भी प्लस माना जाता है। ठीक है। अब इस साइड हमने क्या बोला? कम होगी। लेकिन कम होगी तो क्या होगी? कम के लिए मैं गिनती लिखता तो 1 2 3 4 5 6 7। जब हमने बोला इधर जाएंगे तो बढ़ेंगे तो प्लस का चिन्ह लगा दिया, इधर आएंगे तो कम होगी, तो कम होने के लिए कौन सा चिन्ह लगाते हैं? बढ़ने के लिए प्लस, तो कम होने के लिए माइनस। वेरी गुड। बढ़ने के लिए धन, तो कम होने के लिए क्या क्या लगाएंगे? ऋण। तो ऋण लगा देंगे। ये माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7। तो 2 प्रकार के नंबर आपको मिल गए। एक तो मिल गए धन वाले नंबर और एक मिल गए आपको यहाँ पर ऋण वाले नंबर। एक धन वाले मिल गए, एक ऋण वाले मिल गए। तो दोनों संख्या, दोनों क्या होती है? पूर्णांक होती है। तो यहाँ से पूर्णांक के 2 प्रकार हमको मिले दोस्तों। कितने? 2 प्रकार। कौन से 2 प्रकार मिले? जो धन वाले हैं ना उनको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। और वैसे ही जो ऋण वाले मिले उनको हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। धन वाले मिल गए तो धनात्मक पूर्णांक, ऋण वाले मिल गए तो ऋणात्मक पूर्णांक। यानी कि पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। एक बात इसमें यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि जो धनात्मक पूर्णांक वो हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा, बड़ा होगा। और जो ऋणात्मक पूर्णांक है वो हमेशा क्या होगा? छोटा होगा, छोटा होगा। यानी कि ऋण वाली संख्या हमेशा क्या होगी? छोटी होगी, और धन वाली संख्या हमेशा क्या होगी दोस्तों? बड़ी होगी। अब जैसे बाय एग्जांपल में आपको बता दो, यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैंने आपके सामने 2 नंबर लिखे। मैंने लिखा 20 और लिखा -20। अब मैंने आपसे पूछा कौन सा नंबर पड़ा है, तो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसके सामने तो माइनस का चिन्ह है, ऋण का चिन्ह है, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है, मतलब धन का चिन्ह है। इसके सामने धन, ये धन वाली है, ये कौन सी है? ऋण वाली। तो धन वाली हमेशा क्या होती है? बड़ी होती है, बड़ा होगा, लिख दिया। और ऋण वाली क्या होगी? छोटी होगी। ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एक और एग्जाम्पल लिया। एग्जाम्पल में मैंने लिखा, एक साइड लिखा यहाँ पर धन का 10
यहाँ पर लिखा ऋण का 100 यानी कि 100। अब बताइए कौन सा बड़ा है। अब आप सोचोगे सर ये तो 100 है, ये बड़ा होगा, ये तो 10 है, छोटा होगा। लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ पर मैंने क्या कहा, यहाँ पर ये संख्या कौन सी है, धन वाली, ये कौन सी है, ऋण वाली। और ऋण वाली हमेशा क्या होगी, छोटी होगी। छोटी होगी मतलब कि बड़ा क्या होगा, धन का 10। अब वापस एक और एग्जांपल लेते हैं। इस साइड लिखा मैंने 1 2 3 4 5, 1 लाख, लेकिन माइनस में। और इधर लिख दिया मैंने 1 यानी कि केवल 1। अब बताइए कौन सी संख्या बड़ी है। सॉरी, अब तो यही वाली बड़ी होगी क्योंकि 1 लाख है। नहीं दोस्तों, भले 1 लाख है लेकिन इसके आगे चिन्ह कौन सा है, ऋण है। तो ऋण हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। इसके आगे क्या है, धन है, कुछ नहीं मतलब धन है। तो धन हमेशा क्या होता है, बड़ा होगा। बड़ा होगा मतलब कि अभी क्या है, बड़ा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको। पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्याओं के बाद अगली संख्या पर हम लोग बात करते हैं जिसका नाम है परिमेय संख्या। तो आइए दोस्तों हमारी चौथी संख्या की बात करते हैं, अगली संख्या की बात करते हैं जिसका नाम है परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या होती क्या है, नॉर्मली डेफिनेशन लिखा तो, परिभाषा लिखा तो उसके बाद थोड़ी सी आगे बात करेंगे। परिमेय संख्या क्या होती है, जो संख्या p बाय q के रूप की होती है। p बाय q के रूप की होती है। जो संख्या p बाय q के रूप की होती है, p बाय q के रूप की होती है, p बाय q के रूप की होती है, क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। अब सर ये p बाय q वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, मैंने भी समझाना शुरू ही नहीं किया। आइए अब इसके बाद p बाय q का कॉन्सेप्ट भूलोगे नहीं आप देखिए। p बाय q का रूप क्या होता है, मैंने एक नंबर लिखा दोस्तों 12/7। क्या लिखा, 12/7। इस प्रकार की संख्या देखिए। जी हाँ सर, बहुत बार देखिए 12/7, ये तो फ्रैक्शन है सर, भिन्न है, भिन्न जैसी दिख रही है, भिन्न ही है, ये बटे वाली संख्या है। हम लोग क्या करते हैं, जो ऊपर वाला रहता है ना, इसको बोलते हैं अंश। पता है आपको, हाँ दोस्तों पता है, हाँ सर हमको पता है। नीचे वाली संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग, हर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हर। ऊपर वाली संख्या को अंश, नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट हमको देखना है। जो ऊपर वाला अंश है ना उसको हम बोलते हैं p, और जो नीचे वाला हर है उसको बोलते हैं q, यानी p बाय q बन गया। अगर जो संख्या अंश बटे हर में होगी, जो बटे में होगी, जो फ्रैक्शन में होगी, जो भिन्न में होगी, वो सारी संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। सारी संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। जैसे बाय एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, एग्जांपल मैंने लिखा 8/14, ये परिमेय संख्या है। जी हाँ सर बिल्कुल परिमेय संख्या, अंश बटे हर है। फिर मैंने बोला आपको कि 50/7 ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, आप बोल सर परिमेय संख्या है। एक और नंबर लिखा मैंने लिखा 17/19, परिमेय संख्या है कि नहीं, हाँ बिल्कुल सर परिमेय संख्या है कि अंश बटे हर है। लेकिन अब मैंने आपसे एक नंबर लिखा, मैंने लिखा 20, क्या ये परिमेय संख्या है? क्या ये जो 20 लिखा दिख रहा है आपको, ये वाला 20, क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं, बताइए। अब आपका आंसर होगा सर ये परिमेय संख्या तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो p बाय q के रूप की नहीं दिखाई दे रही है, ये p बाय q के रूप में नहीं दिखाई दे रही है। ना इसमें अंश है, ना इसमें हर है, ना ये बटे वाली है, ना ये भिन्न वाली है। तो सर ये p बाय q मुझे तो परिमेय संख्या नहीं लग रही है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, देखिए हर संख्या यानी कि ये संख्या 20 दिखाई दे रही है आपको, इसके नीचे कुछ है क्या, नहीं है। नहीं है मतलब क्या माना जाता है, एक माना जाता है। जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं होता मतलब क्या होता है, एक होता है। तो दोस्तों जो ऊपर संख्या आपको दिखाई दे रही है अब हो गई है अंश, और जो नीचे वाली दिखाई दे रही है हो गई हर, यानी कि ये हो गए p बाय q के रूप की। ऐसे मैंने एक और संख्या देखी, मैंने लिखा माइनस का 200। अब बोलिए हाँ सर ये भी तो माइनस में आ गई, सर ये परिमेय संख्या थोड़ी होगी। नहीं दोस्तों ये परिमेय संख्या होगी, तो इसके नीचे भी कुछ नहीं मतलब क्या है, एक है, और जिसके नीचे एक है मतलब क्या है, वो p बाय q के रूप की संख्या होगी। इसी प्रकार से कोई भी संख्या आप बोलिए, मिलेगा 45, ये परिमेय संख्या हाँ जी है, ये क्या हो जाएगी, ऊपर वाला p नीचे वाला q। ठीक है दोस्तों, तो ये संख्या सारी संख्या क्या होती है, p बाय q के रूप की होती है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और आपको क्लियर करना चाहता हूँ मैं, आपका फोकस मैं चाहता हूँ इस बॉक्स पर रहे, यहाँ पर आपका फोकस बना के रखना। अब देखिए दोस्तों मैंने एक नंबर लिखा, यहाँ पर लिखा मैंने 20, क्या लिखा दोस्तों 20। अब सवाल मेरा है क्या ये जो 20 है ये प्राकृत संख्या है, क्या ये पूर्ण संख्या है, क्या ये पूर्णांक है, और अगर पूर्णांक है दोस्तों तो कौन सा वाला पूर्णांक है, धनात्मक है ये ऋणात्मक पूर्णांक है, और चौथा क्या ये परिमेय संख्या है, ये क्या है 20। तो जब मैं बात करता हूँ इस 20 की,
तो 20 दोस्तों ये प्राकृत संख्या होगी? जी हाँ होगी, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। अभी बताया मैंने आपको। मैंने कहा क्या ये 20 पूर्ण संख्या होगी? जी हाँ होगी। क्यों? क्योंकि ये कहाँ से शुरू होता है? पूर्ण संख्या 0 से, तो 0 के बाद 20 आएगा ही आएगा। क्या ये पूर्णांक है? पूर्णांक है या नहीं 20? जी हाँ दोस्तों ये पूर्णांक है, लेकिन पूर्णांक कौन सा आएगा? धन वाला आएगा। क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ दोस्तों ये परिमेय संख्या भी होगी। क्यों? इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1 है। ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यही पर। मैंने लिखा 0, जीरो में सेम क्वेश्चन, जीरो में सेम क्वेश्चन पूछा गया है, प्राकृत संख्या है, क्या ये पूर्ण संख्या है, क्या ये पूर्णांक है, और अगर पूर्णांक है तो कौन सा है? ये धन वाला है या ऋण वाला है? अगर और एक ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों प्राकृत संख्या की। प्राकृत संख्या है क्या? नहीं है। कि प्राकृत संख्या हमेशा कहाँ से शुरू होती है? 1 से होती है, तो 0 है, नहीं होगा। फिर मैंने कहा पूर्ण संख्या, क्या ये पूर्ण संख्या है? जी हाँ दोस्तों, पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0 से शुरू होती है। मैंने कहा क्या ये पूर्णांक है? जी हाँ दोस्तों ये पूर्णांक होगा, लेकिन पूर्णांक कौन सा होगा? धन वाला, क्योंकि ऋण वाला नहीं है। फिर मैंने बोला आपको परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो आपको परिमेय संख्या, हाँ परिमेय संख्या भी है, उसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको संख्या के बारे में आप ज्ञात कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, यही पर छोटा सा। मैंने लिखा एक नंबर लिखा माइनस में 50, यानी कि ऋण का 50, और वही क्वेश्चन, क्या ये प्राकृत संख्या है, क्या ये पूर्ण संख्या है, क्या ये पूर्णांक है, और पूर्णांक है तो कौन सा है? धन वाला है या ये ऋण वाला है? और मैंने एक और पूछ लिया क्या ये परिमेय है या नहीं। सवाल नंबर पहला, क्या ये प्राकृत है क्या दोस्तों? ये प्राकृत नहीं होगा, तो प्राकृत संख्या में कभी भी कोई भी संख्या ऋणात्मक नहीं होती। दूसरी बात, क्या ये पूर्ण संख्या? ये पूर्ण संख्या भी नहीं है, कि पूर्ण संख्या भी 0 से चालू होती है, लेकिन कोई भी माइनस वाली संख्या उसमें नहीं होती। अगली चीज, क्या ये पूर्णांक है? जी हाँ दोस्तों पूर्णांक है, लेकिन कौन सा? ऋणात्मक, क्योंकि ऋण लगा है। क्या ये परिमेय है? यहाँ दोस्तों परिमेय भी, तो इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1 है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये चौथी परिमेय संख्या समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं हमारी अपरिमेय संख्या। तो आइए दोस्तों बात करते हैं हमारी अगली संख्या की, जिसका नाम है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? छोटी सी डेफिनेशन लिखवा दो पहले एक लाइन की, फिर आगे हम लोग समझते हैं अपरिमेय संख्या होती क्या है। तो अपरिमेय संख्या वो होती है जो संख्या परिमेय नहीं होती है, वह अपरिमेय होती है। जो संख्या परिमेय नहीं होती वो अपरिमेय होती है। जो संख्या परिमेय नहीं होती वो अपरिमेय होती है। अब सर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ में नहीं आया कि जो संख्या परिमेय नहीं होती वो अपरिमेय होती है, ये क्या कॉन्सेप्ट है? समझिए क्या कॉन्सेप्ट है। अब मैंने क्या कहा, आपको एक नंबर लिखा मैंने यहाँ पर, देखिए इस साइड एक नंबर लिखा हो, नंबर लिखा मैंने 25, 25। अब मैंने बोला क्या ये 25 क्या परिमेय है या अपरिमेय है? अब बताओ पहले ये परिमेय है या नहीं है? परिमेय यानी कि जो p/q के रूप में हो, यानी कि जो बटे में हो। इसके नीचे कुछ है क्या? कुछ नहीं है, मतलब 1 है। मतलब ये क्या हो गई? ये आपकी हो गई परिमेय संख्या। तो जब ये परिमेय हो गई, ये परिमेय, ये अपरिमेय होगी क्या? या परिमेय नहीं होगी। वैसे एक और लिया मैंने एग्जांपल -100। अब ये परिमेय है क्या? p/q के रूप में है क्या? जी हाँ, कुछ नहीं नीचे, मतलब p/q के रूप में, तो ये क्या होगी? परिमेय होगी। जब ये परिमेय होगी तो ये क्या नहीं होगी? ये अपरिमेय नहीं होगी, अपरिमेय नहीं होगी। तो सर ऐसे तो हम लोग जितने भी नंबर बोलेंगे सारे तो परिमेय निकलेंगे, सारे तो परिमेय निकलेंगे। मैंने लिखा 0, तो 0 भी क्या हो गया? इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, ये क्या हो गया? परिमेय हो गया। तो अपरिमेय ये नहीं होगा। अब सर ऐसे देखेंगे तो सारे नंबर परिमेय हो रहे, तो अपरिमेय कौन से? देखिए दोस्तों एक एग्जांपल बताता हूँ। आप लोग स्कूल जाते हैं, स्कूल में पढ़ते हो, स्कूल में 2 कैटेगरी वाले ना बच्चे बैठे रहते हैं। बच्चे तो सभी सेम है, सभी के 2 कान है, 2 आंखें, 1 नाक है, सभी के 2 हाथ है, 2 पैर है, सभी क्लास में सेम दिखते हैं ना दिखने में। लेकिन क्या होता है, जो मस्तीखोर बच्चे ना वो अलग ही पहचान में आ जाते हैं, दिखते सेम है, लेकिन मस्तीखोर जो बच्चे ज्यादा मस्ती करते हैं ना समझ में आ जाते हैं, और जो ज्यादा चुपचाप रहते हैं, बिल्कुल सबसे आगे बैठते हैं, समझदार बच्चे होते हैं ना, वो अलग समझ में आ जाते हैं। तो ये संख्याओं का भी ऐसा ही होता है। तो ज्यादा मस्तीखोर वाले ना अलग ही दिख जाएंगे, और जो शांत है ना वो बिल्कुल अलग दिख जाएंगे। तो जो परिमेय है ना वो आपको अलग ही नंबर दिख जाता है, और
अपरिमेय वो भी अलग दिखता है, पहचानेंगे कैसे? देखिए दोस्तों, अब मैं आपको अपरिमेय संख्या लिखवा रहा हूँ, सबसे अलग, बहुत ज्यादा अलग होती है। मैंने लिखा कर्णी 3। कर्णी 3 एक क्या हो गई? एक अपरिमेय संख्या है। क्यों है? जी हाँ, ये अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसमें कर्णी में। मैंने लिख दिया पाई। पाई क्या है? एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ये अलग ही दिख गया आपको। ये ऐसी संख्या जो आपको अलग ही से ही दिख जाती है, ये सारी संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। मैंने क्या कहा आपको? दो चीज याद रखनी है आपको कि जो परिमेय होती है ना, जो परिमेय होती है वो अपरिमेय नहीं होती है, लेकिन जो अपरिमेय होती है वो परिमेय नहीं होगी। मतलब कि ये अगर संख्या अपरिमेय हो गई तो ये क्या नहीं होगी? परिमेय नहीं होगी। अगर मैं बात करता हूँ कर्णी 3 की, कर्णी 3 की बात करते हैं। कर्णी 3 कौन सी संख्या है? अपरिमेय है। कौन सी है? अपरिमेय। अभी अगर अपरिमेय संख्या है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये संख्या क्या नहीं है? परिमेय नहीं है। अगर परिमेय नहीं है तो क्या नहीं है? ये आपकी पूर्णांक भी नहीं है। पूर्णांक नहीं है तो क्या है? ये आपकी पूर्ण भी नहीं है। और अगर पूर्ण भी नहीं है तो क्या नहीं है? आपकी प्राकृत भी नहीं है। तो जो संख्या परिमेय नहीं होती वो संख्या क्या होती है? अपरिमेय होती है। अपरिमेय होती है। आशा करता हूं समझ में आया होगा आपको। अब अगली हमारी संख्या पर चलते हैं जिसका नाम है भाज्य संख्या। तो आइए दोस्तों अगली संख्या की बात करते हैं जिसका नाम है भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या। भाज्य संख्या संयुक्त संख्या क्या होती है? थोड़े से मैं 2 या 3 एग्जांपल बताऊंगा, आप समझ जाओगे भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या होती क्या है। मैंने एक नंबर लिखा यहाँ पर। नंबर क्या लिखा? 10। क्या नंबर लिखा? 10। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जो 10 है ना, ये कौन कौन से पहाड़े में आता है या किस किस नंबर से विभक्त होता है, किस किस नंबर से इसका भाग जाता है? समझ में आ रही है आपको बात? तो ये जो 10 नंबर है वो किस किस नंबर से विभक्त होता है, किस किस नंबर से इसका भाग जाता है। जैसे पहला तो ये जाएगा 2 से, जी हाँ सर 2 से चला जाएगा, 2 5 जा 10। फिर दूसरा जाएगा 5 से, 5 दूनों 10। और किससे जाएगा? ये जाएगा खुद 10 से, 10 से कम 10। और किससे जाएगा? ये जाएगा किससे? 1 से। एक से जब भाग देंगे तो 10 बार जाएगा। वेरी गुड। एक और एग्जांपल से समझते हैं। एक और एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पर 30। क्या लिया? 30। अब 30 किस किस के पहाड़े में आता है? 30 आता है सर 10 के पहाड़े में। 10 दिया 30। वेरी गुड। फिर ये आता है 15 के पहाड़े में। 15 दूनों 30। फिर ये आता है 5 के पहाड़े में। 5 छंग 30। ये आता है 6 के पहाड़े में। 6 5 30। और वो किसके पहाड़े में आती है? ये खुद स्वयं 30 के पहाड़े में भी आता है। 30 एवं 30। और ये 1 के पहाड़े में भी आता है। किसके पहाड़े में आता है? 1 के पहाड़े में। तो यहाँ पर आप देखिए जो नंबर लिखे मैंने 10 और 30, ये जो दोनों नंबर है इनका जो भाग जा रहे हैं विभक्त संख्या वो कितनी है? 1 2 3 4 5 6। इसकी कितनी है? 1 2 3 4। यानी कि वे संख्या ध्यान से सुनिए, वे संख्याएं जो 2 से अधिक संख्याओं से विभक्त हो, वे संख्याएं, यहां देखिए, वे संख्याएं जो 2 से ज्यादा संख्याओं से विभक्त हो। विभक्त यानी कि भाग जाए, विभक्त हो। कितनी संख्या से हो रहा है? 30। 6 संख्याओं से। 10 कितने से हो रहा है? 4 से। तो जो 2 संख्याओं से ज्यादा से विभक्त हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग अगली संख्या पर जिसका नाम है अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या। देखिए दोस्तों जो भाज्य संख्या है ना उसी का अपोजिट यानी कि उसका ही उल्टा, उसका ही विलोम है अभाज्य संख्या। अभाज्य को संख्या को समझिए। मैंने एक नंबर लिखा 5। क्या लिखा? 5। अब बताइए 5 किस किस के पहाड़े में आता है? सर 5 5 5 5 5 5 5 तो केवल 5 के पहाड़े में आ रहा है। और किसके पहाड़े में आता है? क्या? नहीं। और 1 के पहाड़े में आता है। किसके पहाड़े में? 1 के पहाड़े में। इससे ज्यादा किसी के पहाड़े में आता है? क्या नहीं आता है। क्या आता है? क्या आता है? नहीं आता है। अगली संख्या लेते हैं हम लोग 23। क्या ले लिया? 23। अब 23 किस किस पहाड़े में आता है? किस किस नंबर से जाता है? 23 केवल 23 के पहाड़े में आता है और 1 के पहाड़े में आता है। एक और नंबर लेते हम लोग लेते 19। 19 किसके पहाड़े में आता है? केवल 19 के पहाड़े में आता है और केवल 1 के पहाड़े में आता है। ध्यान दीजिए ये क्या है? ये जो नंबर है ये केवल खुद से और 1 से विभाजित हो रहा है। 23 जो है खुद से और 1 से विभाजित हो रहा है। 19 जो है खुद से और 1 से विभाजित हो रही। तो भाज्य संख्या क्या है? वे संख्या जो केवल
खुद से या खुद से या एक से विभक्त हो। जो संख्या खुद से या एक से विभक्त हो, खुद से या एक से विभक्त हो, खुद से या एक से विभक्त हो, वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। अब बात करते हैं सह अभाज्य संख्या की। सह अभाज्य संख्या, यहाँ पर सह का मतलब क्या होता है? इसमें ग्रुप आ जाएगा संख्याओं का, है ना। एक से ज्यादा संख्या लेंगे, यानी कि दो संख्या लेंगे। जैसे मैंने लिख दिया, पर मैंने लिखा 5 और लिख लिया मैंने 13, ठीक है। 5 और 13 मैंने, अब 5 और 13 ये दोनों एक ही पहाड़ से जाते हैं क्या? ये दोनों जाते हैं क्या? नहीं, वो केवल ये दोनों भी संख्या केवल किस के पहाड़े में आएंगी? एक के पहाड़े। जैसे लिख दिया मैंने 19 और 15, ये किसके पहाड़े में जाएगा? किस नंबर से विभक्त होगा? केवल और केवल एक से। मैंने लिखा 2 और 3, ये केवल और केवल किससे विभक्त होगा? एक से। तो आप देखिए ये तीनों ही नंबर केवल किस नंबर से? एक से विभक्त हो रहे। मतलब कि क्या लिखेंगे हम लोग? वो संख्या जो केवल एक से विभक्त हो, क्या कहलाती है? सह अभाज्य संख्या। आइए दोस्तों अगली संख्या पर बढ़ते हैं, जिसका नाम है सम संख्या। आइए दोस्तों अगली संख्या पर बढ़ते हैं, जिनका नाम है, पहली संख्या 90 नंबर की हमारी संख्या वो है सम संख्या। सम संख्या होती क्या है? वैसे तो ज्यादातर लोगों को पता है सम संख्या क्या होती है। जो संख्या, मैंने एक नंबर लिखा 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस प्रकार से नंबर लिख दिया। अब आप देखेंगे ये सारे नंबर जो है 2 से पूरी तरह से विभक्त हो सकता है, यानी कि 2 से पूरी तरह से इनका भाग क्या हो सकता है? जाता है या चला जाता है। तो क्या लिखेंगे? वो संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभक्त हो या जिसके अंत में 0 आए, या तो अंत में क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, या फिर किससे विभक्त होनी चाहिए? 2 से विभक्त होनी चाहिए। 2 से उसका भाग चला जाए या फिर अंत में क्या आ जाए? 0 आ जाए। जैसे मैंने बोला सम संख्या क्या है, मैं कुछ एग्जांपल लिखवा तो यहाँ पर आप एग्जांपल देखिए। मैंने लिखा 4, क्या है? सम संख्या है। मैंने लिखा 524, लास्ट में क्या आया? 4, तो 4 भी क्या होगा? 2 से पूरी तरह से विभक्त हो जाएगी संख्या। एक नंबर लिखा, मैंने लिखा 100, लास्ट में क्या आ रहा है? 0, ये भी क्या होगा? सम संख्या होगी। तो जो संख्या 2 से पूरी तरह से विभक्त हो जाए या फिर अंत में 0 आ जाए, क्या होती है? सम संख्या कहलाती है। अगली संख्या की बात करते हैं विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या से आपको पता है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये सारी संख्या। अब ये सारी संख्या को आप जरा फोकस के साथ देखोगे, ध्यान से देखोगे, तो ये सारी संख्या ना 2 से भाग नहीं जाएगा, एकदम 2 से विभक्त नहीं होगी। 2 के पहाड़े में 1 नहीं आता है, 3 नहीं आता है, 5 नहीं आता है, 7 नहीं आता है, 9 नहीं आता है, 2 से भाग नहीं जाएगा। इसका पूरा पूरा बोल रहे हैं हम, पूरा भाग जाना चाहिए। तो जो संख्या 2 से पूरी तरह से विभक्त ना हो, जो संख्या पूरी तरह से विभक्त ना हो, किससे? 2 से विभक्त ना हो। यहाँ पर किससे हो जाए? 2 से पूरी तरह से विभक्त हो जाए तो सम, 2 से पूरी तरह से विभक्त ना हो तो विषम संख्या है। बात करते हैं शांत दशमलव की, अशांत दशमलव की। शांत दशमलव, अशांत दशमलव, इसका प्रसार बोला जाता है इसको। और इस तरह से मैंने आपके सामने लिखा शांत दशमलव का एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। मुझे क्या करना है? मैंने 3 में 2 से भाग देना है, 3 में 2 से भाग देना है। चलिए भाग देते हैं, आपको शांत और अशांत दोनों समझ में आ जाएगा इस तरह से। तो शांत दशमलव में क्या होता है? 3 में 2 का भाग देना है हमको। तो देखो सबसे पहले तो मैं लिखूंगा 2 एकम 2, घटाने पर कितना बचता है? 1 बचता है। अब 2 के पहाड़े में 1 नहीं आता, क्या लगाते हैं? दशमलव, यहाँ क्या बढ़ गया? 0। अब 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार आते हैं? 5 बार आते हैं। 2 5 10, यहाँ पर क्या आ गया? 0। ये क्या है? शांत दशमलव। आंसर क्या गया? 1.5। ये ना बढ़ने का, ये आराम से इसका आंसर आ गया 1.5, यहाँ खत्म हो गया, 0 आ गया। एक और एग्जांपल देता हूँ अशांत दशमलव का। यहाँ पर इसी का अपोजिट कर देते हैं। मैंने लिखा 3 लिख दिया, यहाँ पर क्या लिख दिया? 1 लिख दिया, सॉरी यहाँ लिख दिया मैंने 2 लिख दिया, ठीक है।
अब दो तीन के पहाड़े में दो तो नहीं आता, क्या लगा देंगे यहाँ पर जीरो लेकर दशमलव लगा देंगे, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ क्या बढ़ जाएगा, जीरो बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, तीन के पहाड़े में 20 नहीं आते, एक काम करते हैं 19, 19 भी नहीं आते, कितने आते 18, ये 18 कितनी बार आएंगे, 3 छंग 18, 20 में से 18 गए 2 बचेंगे, वापस तीन के पहाड़े में 2 नहीं आते, जीरो बढ़ाया, 3 छंग 18, वापस घटाएंगे 2 बचेंगे, फिर जीरो लगाएंगे 3 छंग 18, फिर वापस कितना बचा, 2 बचा, फिर जीरो लगाएंगे 3 छंग 18, फिर वापस क्या बचा, 2 बचा। देखिए दोस्तों जो 2 है ना ये हमेशा बचता ही रहेगा, यानी कि ये संख्या क्या होगी, कभी खत्म नहीं होगी, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव के साथ, अशांत कभी खत्म नहीं होगी। आंसर क्या आएगा, 0.66666, जितना भी हम बढ़ते जाएगा तो हम इसको क्या करेंगे, 0.6 लिखकर इसको क्या लगा देंगे, बार, इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बार बोलते हैं, बार, बार यानी कि जो बार बार आता है ना, ये नंबर जो बार बार आता है इसमें कभी बार लगा दी जाती है, तो ये क्या होता है, इसका कभी आंसर नहीं आएगा। अब पूरा बोर्ड भर दो, कितने भी लिख दो, ये हमेशा 2 का 2 आता ही जाएगा, आता ही जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अशांत दशमलव, और जो पूरी तरीके से शांत हो जाए, मतलब उसका आंसर आ जाए नीचे जीरो आ जाए, इसको क्या बोलेंगे, शांत दशमलव। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो में हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर सिस्टम देखा, नंबर सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट देखा, आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी सीरीज में आपका अगले वीडियो में, इसी सीरीज में अगले वीडियो हम लोग बताने वाले हैं वास्तविक संख्याओं का पूरा चैप्टर 10th का आने वाला है। तो अभी हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच पाए, और इसीलिए बेल आइकन पर क्लिक करना नहीं भूलना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।